और पूरी दुनिया की नजर भारत के मिशन मून चंद्रयान-3 पर लगी हुई है। इसरो ने आज मिशन का अपडेट और कुछ तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि कल शाम को 5:20 से चंद्रयान की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अगर आप ये लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो सीएनबीसी आवाज पर ये आप सीधी तस्वीरें तो फिलहाल देख ही सकते हैं, लेकिन कल पूरा कवरेज आप देखेंगे। इसरो ने ट्वीट किया है कि मिशन शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है और सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। आज इसरो ने जो तस्वीरें जारी की हैं वो चांद से 70 किलोमीटर ऊपर से लैंडर के कैमरे से ली गई हैं। लैंडर ऐसी ही तस्वीरों की मदद से लैंडिंग की सही जगह तय करता है। और आपको बता दें कि चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। शेड्यूल के मुताबिक शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो लगातार चंद्रयान की गति और दिशा पर नजर बनाए हुए है। इसके लिए एक लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए चंद्रयान-3 की स्थिति को देख सकते हैं। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सही जगह सही समय पर लैंडिंग और लैंडर से कनेक्शन बनाए रखना। चंद्रयान-3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे मुश्किल होंगे। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगेंगे। पूरे इसरो के अलग अलग कर्मचारी ने इसमें चंद्रयान-3 प्रोग्राम या प्रोजेक्ट में अपना योगदान यथा योग्य दिया ही है। बट खास करके हमारा जो केंद्र है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उसका विशेष योगदान इस मिशन में रहा है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो जो मेन लैंडिंग में जो काम आने वाले हैं जो सेंसर सिस्टम्स है, जो जिसके मुख्य भाग है कैमरा सिस्टम, सो लगभग 8 कैमरा हमने डेवलप किए हैं। उसका निर्माण किया है यहाँ पर अहमदाबाद सेंटर में। उसको अलग अलग तरीके से टेस्ट किया और ये 8 कैमरा जिसमें से 4 कैमरा लैंडर के ऊपर लगे हुए हैं, 1 कैमरा रोवर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये 5 कैमरा तो जो अलग अलग समय पे जो हम लैंडिंग करेंगे उस समय की इमेज देते रहेंगे और रोवर जब कार्य करेगा रोवर कैमरा उसका इमेज देगा। और जो बाकी 3 कैमरा है उसमें एक लैंडर की पोजीशन, जब लैंडर नीचे प्रयाण कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जो स्थिति क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। और बाकी 2 कैमरे वो एक मेन कैमरा है और एक रिडंडेंट कैमरा है, वो उसको हम लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड एविडेंस कैमरा कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैमरा है ये पूरी सिस्टम में, क्योंकि वो जब लैंडिंग होगा जो 17 मिनट लगेंगे हमको लैंडिंग करते हुए, उस समय पे रियल टाइम में वो इमेज देगा और वो ये इमेज का एनालिसिस करके हम कई प्रकार के निर्णय लेने वाले हैं। तो ये लैंडर कैमरा हैजार्डस कैमरा जो अच्छी तरह से कार्य करे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्व हो जाता है उसका। तो इसलिए हमने वो 2 सिस्टम रहे कि अगर एक कैमरा काम नहीं करता है तो हम इमीडिएटली दूसरे कैमरा पे स्विच ओवर कर सकें। और चंद्रयान-3 के सभी 8 कैमरा रडार अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में तैयार किए गए हैं। यही नहीं, लैंडिंग साइट के सिलेक्शन जैसे फैसले भी अहमदाबाद सैक में ही हुए हैं। सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। देखिए, एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने हमारे ओके और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब हमारी कोशिश है कि चांद पर भी तिरंगा लहराए। एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के सभी विशेषज्ञों ने हमारे वैज्ञानिकों ने रचा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां तो छू ही रहा था। भारत का तिरंगा केवल देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर अब हमारी यही कोशिश है कि वो तिरंगा चांद पे भी गाड़ के रखा जाए। तो सारे विशेषज्ञों को, सारे वैज्ञानिकों को
और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। वहीं पूरा देश चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मुंबई और प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, जहां चंद्रयान 3 की फोटो रखकर सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजा की जा रही है। ये सिर्फ मुंबई और प्रयागराज में ही नहीं, देश के कई जगहों पर भी हो रहा है। और आज हम चंद्रयान 3 पर स्पेशल शो कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के आखिरी घंटों में क्या क्या एक्शन होंगे, कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा और चंद्रयान किन रहस्यों पर से उठाएगा पर्दा, जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, शाम 5:57 पर। और आज एक और भारत की शान बढ़ाने वाली खबर है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल भारत के चेस चैंपियन प्रज्ञानंद ने कमाल कर दिया है। विश्वनाथन आनंद के बाद चेस के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आज वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बनने के लिए वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से भिड़ेंगे। कार्लसन और प्रज्ञानंद में शतरंज की बिसात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ये टूर्नामेंट अज़रबैजान के बाकू में खेला जा रहा है। वहीं प्रज्ञानंद कार्लसन से भिड़त को लेकर काफी जोश में है। इससे पहले वो सोमवार रात प्रज्ञानंद दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। और फाइनल में पहुंचने को लेकर प्रज्ञानंद भी काफी खुश हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। साथ ही पूरी दुनिया उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रही है। उन्हें गैरी कास्परोव, विश्वनाथन आनंद ने भी बधाई दी है। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है। और अब बात मार्केट अपडेट की। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 4 अंक चढ़कर 65,220 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंक चढ़कर 19,396 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में रही। मेटल, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, मगर सरकारी बैंक, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। और मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बाजार में रिस्क दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मार्केट में अमेरिका की वजह से करेक्शन दिख रहा है। देखिए, रिस्क तो जैसे ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मालूम नहीं होगा कि आएगा। जैसे भी 10 ईयर पेपर है, मान लो वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया, फूड इन्फ्लेशन और कुछ बढ़ गया और द यील्ड गोज टू मे बी 5%, 5.5%. I think that can create global currency chaos in the sense that then फिर वो कॉम्पिटिटिव रेट राइज करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्सेज होंगे सब सेंट्रल बैंक्स के। तो जो एमर्जिंग मार्केट करेंसीज है लाइक इंडिया करेंसी है या दूसरी करेंसीज हैं, उनका कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन या कुछ भी होगा तो अगेन थोड़ा सा एक मिनी स्लो डाउन और मे बी चैलेंज टू द करेंट कॉन्फिडेंस हो सकता है सर। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा करेक्टिव मोड में है एंड रीज़न कुड बी व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूएस। तो ये तो ऐसा आते रहेगा, कोई प्रेडिक्ट करने का बहुत मुश्किल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। वो आज शाम करीब 5 बजे जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन 24 अगस्त का होगा और ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। ब्रिक्स समिट के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि वो जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए उत्सुक हैं। समिट में इकोनॉमिक कॉपरेशन और फूड सिक्योरिटी के अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रिक्स के विस्तार पर भी चर्चा होगी, जिसमें कुछ देशों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत हो सकती है कि ये कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ब्रिक्स समिट के बाद 25 अगस्त को पीएम मोदी ग्रीस के लिए रवाना होंगे।
और अकासा एयर ने हाल ही में 1 साल पूरे कर लिए हैं। 1 साल में करीब 43 लाख लोगों ने अकासा से उड़ान भरी है और एयरलाइन ने 4.9% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। जल्द ही अकासा विदेशी रूट्स पर भी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रही है। अकासा के को फाउंडर आदित्य घोष से बातचीत की हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत ने। अगले कुछ महीनों में इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे ध्यान रहेगा और दूसरी बात कि हमने एकदम शुरुआत जो की थी वो 72 जहाज़ों के ऑर्डर से की। फिर इस साल पिछले महीने हमने पेरिस में और 4 जहाज़ अपने ऑर्डर में शामिल किए और इसके आगे और एटलीस्ट 100 जहाज़ों का ऑर्डर है, वो उस पर हमारा काम चल रहा है। तो एयरक्राफ्ट ऑर्डर और इंटरनेशनल ऑपरेशंस ये दोनों चीज़ें हैं जो अब इस 2023 में हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस प्लान कर रहे हैं, कितने डेस्टिनेशंस के साथ शुरुआत होगी? आप रफली क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल में क्या है कि 5-6 घंटों का अगर हमने एक रेडियस निकाला है इंडिया से, वही मिडल ईस्ट, सार्क कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, इनमें हमारे डेस्टिनेशंस होंगे। अब कौन से डेस्टिनेशंस होंगे एग्जैक्टली उस पर हमारा अभी भी काम चल रहा है और कितने डेस्टिनेशंस होंगे वो इस पे भी डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक मार्केट किस हद तक ग्रो करे। मगर हाँ, ये साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सार्क कंट्रीज़ के अंदर पहला डेस्टिनेशन यही है। क्योंकि आपने ये मेंशन किया कि आप नोटिस करेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट कैसा ग्रो करेगा, उसके आधार पर ये फिर इंटरनेशनल बिजनेस स्केल किया जाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का और फुटप्रिंट आप मजबूत करेंगे? आपका रफली 4.9% मार्केट शेयर है, इसको इस साल के अंत तक और कितना बढ़ाने का इरादा है? कितने और डेस्टिनेशंस आप ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं? 1.5 से 2 महीने में हम एक नया डेस्टिनेशन खोल देंगे डोमेस्टिक। और जो हमारा फोकस वो रहता है कि अगर सर्विस, ऑन टाइम और प्रोडक्ट अगर हम उस पर फोकस करें तो कस्टमर अपने आप उसको अडॉप्ट करता है, कस्टमर अपने आप एयरलाइन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो मार्केट शेयर अपने आप बढ़ जाता है। हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हमारी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि पहले ही साल में हम ऑलमोस्ट 5% मार्केट शेयर ले लें। मगर उससे ये ज़रूर पता लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो जैसे ही हम और जहाज़ लेते आएँ वो अपने आप मार्केट शेयर बढ़ेगा। हमारे अभी 20 जहाज़ हैं जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो करीब अगले कुछ 6-7 महीने में हमारे और 5-6 जहाज़ और आ जाएंगे, तो कैपेसिटी में ही करीब 25%, 30% कैपेसिटी ही इंक्रीज़ होगा। तो और अगर लोड फैक्टर्स इसी तरीके के रहें तो 15-20% का तो मतलब अपने आप ग्रोथ होना चाहिए। जी, तो जो रफली आपकी इस समय 84% की लोड फैक्टर है, इसी को स्टेबल या फिर इसको ग्रो करने की आप क्षमता रखते हैं। मैं आपसे ये एक और चीज़ समझना चाहूँगी कि इस समय एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम इंडियन एविएशन में है, जहां पर 2 एयरलाइंस ग्राउंडेड है, एक काफ़ी दिक्कतों में है और फिर उसमें आप जैसा प्लेयर आया, तो ऑफ कोर्स उसका एक एडवांटेज मिला है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा, जिसकी गुंजाइश है, इवेंचुअली तो वापस ये लोग आएंगे, क्या वो आपका फोकस एरिया रहेगा? क्या यूनिक डेस्टिनेशंस ही अकासा का फोकस रहेगा, जहां पर आप सबसे ज़्यादा शायद लोड फैक्टर और पैसेंजर ट्रैफिक गाना करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ पिछले 15-18 साल जो मैं इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहा हूँ, ऐसे जो चैलेंजेस हैं, ऐसी जो परेशानियाँ हैं, वो हमेशा से ही रही हैं। एयरलाइन तब सक्सेसफुल तब होता है जब आप एक ऐसा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ऑपरेट कर सकें जहाँ प्रॉफिटेबल बिजनेस चला सकते हैं। तो अगर आप पिछले 15-20 साल का हिस्ट्री देखें तो जो एयरलाइंस अपने एफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान पे रखते हुए एक ऑपरेशन चला पाए, वो आज सक्सेसफुल हैं और बाकी साइड में गिर के निकल चुके हैं। तो और हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ही जो मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशंस हैं उनमें है।
तो हमारे 16 डेस्टिनेशंस हैं। 16 डेस्टिनेशंस में जितने भी मेट्रोज़ हैं वो भी शामिल हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये तो शामिल हैं ही, और पुणे, बागडोगरा, अगरतला, इस टाइप के भी शहर जो हैं वो भी शामिल हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ यूनिक डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा हो, हमें लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑन टाइम, क्लीन प्लेन, यंगेस्ट एयरक्राफ्ट, मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन एंड फ्रेंडलीस्ट सर्विस, मुझे लगता है कि हम किसी भी मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आवाज समाचार आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। सरकार ने दावा किया है कि प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों की हड़ताल के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदेगी। निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे। इस वर्ष 2 लाख टन 2410 रुपए प्रति क्विंटल, 2410 रुपीज पर क्विंटल, जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। और 2024 की जंग जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने कमंडल के साथ मंडल की राजनीति तेज कर दी है। कई विपक्षी पार्टियां भी ओबीसी समुदाय पर डोरे डाल रही हैं। क्या है ओबीसी की पॉलिटिक्स? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर।